Welcome to CMA exclusive classes, and this is Sapna Baid, Faculty of Economics with 10 years of experience, and I'm, by the way, gold medalist also from Calcutta University. इतने सालों से मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो स्टूडेंट्स हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स से थोड़ा डरते हैं, थोड़ा अनसर्टेन लगता है उनको कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कैसा होगा, कैसे एग्जाम्स होंगे, कैसे हम उसमें लिखेंगे, हाउ टू डू गुड इन इकोनॉमिक्स, हाउ टू डू वेल इकोनॉमिक्स। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट अकॉर्डिंग टू मी, इकोनॉमिक्स सिर्फ एंड सिर्फ कॉमन सेंस है। आप यदि अच्छे से देखते हो, और देखना ही नहीं, उसको ऑब्जर्व भी करते हो, ठीक है, सीइंग एंड ऑब्जर्वेशन आर डिफरेंट। तो व्हेन यू सी द थिंग्स, व्हेन यू ऑब्जर्व द थिंग्स एंड यू इंटरप्रेट देम, उनको समझते हो, उसके कारण को समझते हो, उसके इफेक्ट को समझते हो, और उसका इंटरप्रिटेशन करते हो, क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, क्या हो सकता है, हाउ, वेट, व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच ऑफ एवरीथिंग। तो जब आप चीजों को क्वेश्चन करते हो, ठीक है, व्हेन यू आप क्वेश्चन करते हो, तो नेचुरली उसके आंसर्स आते हैं। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, कॉमन सीन्स का, कॉमन नॉलेज का, कॉमन एक्टिविटीज, आपके डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज को यदि आप इंटरप्रेट करना जब सीख जाओ, उनको ऑब्जर्वेशन करना सीख जाओ, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स इज एज सिंपल एज दैट। तो इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी सिंपल, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल मेक इकोनॉमिक्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरप्रिटेबल टू यू। ठीक है, तो इजी इकोनॉमिक्स सीखने के लिए यू हैव कम टू सपना बैद CMA classes. And by the way, I'm gold medalist from Calcutta University, so you are learning from the best. Yes, so let us start study note 3. ठीक है, तो स्टडी नोट 3 आज स्टार्ट करेंगे, विच इज प्रोडक्शन का सेक्शन। तो ये है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट वाला सेक्शन। आपके सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स 50% एंड मैनेजमेंट ऑफ सेक्शंस ये भी 50% सिलेबस है। तो अभी तक जो हमने कंप्लीट कर लिया है, बाय द वे, सो दैट इज स्टडी नोट 1, 2, और आज जो सेक्शन करने जा रहे हैं, तो क्या है आज का सेक्शन? आज जो सेक्शन हम करने जा रहे हैं, विच इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, स्टडी नोट 3, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस, law of variable proportion and law of returns to scale. And at the end of the session, I'm sure कि आपके लिए प्रोडक्शन एक सिंपल सा चैप्टर ही नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। तो आप जो डे टू डे लाइफ में एक प्रोड्यूसर को बेचते हुए देखते हो, प्रोडक्शन करते हुए देखते हो, इट इज सिंपल, उतना ही आसान है, बस हमें चीजों को सिर्फ इंटरप्रेट करते हुए जाना। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, इट इज स्टडी नोट 3। ठीक है, तो हमारा CMA का एक्सक्लूसिव क्लास, और इस CMA के एक्सक्लूसिव क्लास में स्टडी नोट 3 प्रोडक्शन वाला सेक्शन। तो व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज जनरली, it means a process to change the raw material into final good। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को आप जब फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हो, फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, तो उसको ही सिर्फ इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन नहीं बोला जाता, इट शुड बी सेल। तो प्रोडक्शन का मतलब यू हैव टू प्रोड्यूस, आपको प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा, गुड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनपुट में आउटपुट में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी मेंट फॉर सेल। ये है प्रोडक्शन का बेसिक सिंपल सा डेफिनेशन। मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन करते हुए तो देखा है, लेकिन सेल करते हुए नहीं देखा। जैसे सपोज अरिजीत सिंह, फेवरेट सिंगर, यस, मी टू। तो माइन अरिजीत सिंह, अरिजीत ही शायद नाम है, यस यस। तो अरिजीत सिंह के गाने मुझे भी बड़े पसंद है, लेकिन यदि मैं उनको पर्सनली जानती हूँ और मेरे बर्थडे पार्टी पे आके वो गाना गाते हैं और मेरे से पेमेंट नहीं लेते हैं, तो ये तो एक सर्विस तो देना हुआ, लेकिन लेकिन मैंने उसको पे नहीं किया, तो वो प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, एंड आप जब बड़े होके एक बड़े से एग्जीक्यूटिव बन जाओगे और आपने अपने फ्रेंड को बहुत अच्छा सा एडवाइस आप दोगे, और उस एडवाइस की पेमेंट यदि आपने नहीं ली, उस एडवाइस की पेमेंट आपने जब नहीं ली, तो आपने सर्विस तो दी,
लेकिन आपने कोई प्रोडक्शन नहीं करा। तो प्रोडक्शन के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को डील कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स एक प्रोडक्शन होना चाहिए यूजिंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट होना चाहिए एंड फॉर सेल होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप उसको वैलिड इकोनॉमिक प्रोडक्शन बोलोगे। तो प्रोडक्शन वो होता है एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। प्रोडक्शन क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। ऐसा कौन सा प्रोडक्शन है जिसमें टेक्निक नहीं यूज होता? तो हर प्रोडक्शन, चाहे वो शू बना रहा हो, चाहे वो शेफ हो खाना बना रहा हो, रेस्टोरेंट चलाता हो, चाहे वो डॉक्टर हो कंसल्टेशन देता हो, चाहे वो घर बना रहा हो, चाहे कोई भी कुछ भी बना रहा हो और बनाने के बाद उसको सेल करता हो, ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्रॉफिट ड्रिवन प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इनपुट्स भी आपको चाहिए और आप एक टाइम बाउंड मैनर में काम कर रहे हो, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम ले लोगे तो आपके खर्चे भी बहुत हो जाएंगे, तो आप कभी प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्शन में आपको इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट तो करना ही करना है, लेकिन आपको अपडेटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी लोगे तो ही तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाओगे, ठीक है। आप जब कोई एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन करते हुए देखते हो और फिर आप देखते हो कि भाई लैंड इतना सा है, प्रोडक्शन तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ यदि शेल्फ एग्रीकल्चर होता, आजकल वो बड़ा चल रहा है, एक के ऊपर एक, ठीक है, यदि ऐसा एग्रीकल्चर होता, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होती, तो प्रोडक्टिविटी बड़ी इंक्रीज कर सकती थी। तो नई नई तकनीकें ना, नई टेक्नोलॉजी लाना और इसके इस प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना और मैक्सिमाइज करते हुए फिर मार्केटेबल इसको करना और एट प्राइस पे इसको बेचना, दिस होल टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन, ठीक है। तो आजू बाजू आप देख लो, आपके आसपास कौन कौन प्रोड्यूसर है। आप सुबह जान से दूध लेने जाते हो, प्रोड्यूसर फ्री में तो मिल्क का पैकेट नहीं देता, ब्रेड नहीं देता। फिर आप घर आते हो, खाना खाते हो, फिर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, बस में जाते हो, मेट्रो में जाते हो, ऑल आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय से गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो सर्विसेज है ऑफ कोर्स इसकी भी पेमेंट लगती होगी, तो वो भी प्रोडक्शन है। स्कूल जाते हो, स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, स्कूल आपसे फीस ले रहा है, तो वो भी सर्विस दे रहा है, उसके अगेंस्ट पेमेंट ले रही है। तो ये सारे प्रोडक्शन हुए, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। क्यों? क्योंकि वो टाइम बाउंड मैनर में कर रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं एंड अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है सारे आपके आसपास के प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन एक्टिविटी। लेकिन यदि आपकी एल्डर सिस्टर, कभी कभी वो भी मदद कर देती है आपको काम करने में, यदि आपकी एल्डर सिस्टर आपके होमवर्क करवा देती है और उसके अगेंस्ट कोई पैसे नहीं लेती, तो भले उनकी सर्विस बहुत अच्छी हो, मम्मा आपके लिए टिफिन एंड लंच बनाती है, पापा आपको ड्रॉप कर देते हैं, ये भी सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके अगेंस्ट आप पे नहीं करते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप संडे को अपना रूम साफ करते हो, इतना काम करते होते, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको कोई पैसे नहीं मिलते। यदि मिलते तो ऑफ कोर्स ये एक प्रोडक्शन होता, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके तहत, प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके तहत आपको क्या करना हो रहा है, आप एक टाइम बाउंड मैनर में टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क में आपको ये करना पड़ रहा है एंड ऑफ कोर्स फॉर सेल, तभी जाके इसको प्रोडक्शन। तो आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है, कौन सा प्रोडक्शन है और कौन सा प्रोडक्शन नहीं। जो सेल के लिए नहीं वो प्रोडक्शन है। जैसे कोई फार्मर यदि अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करता है, तो उसको हम फार्मिंग एक्टिविटी को, फार्मिंग एक्टिविटी तो जरूर बोलेंगे लेकिन प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या, फॉर सेल। अब प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट चाहिए, है ना। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, इनपुट्स चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको बोला जाता है फैक्टर्स। कोई भी प्रोड्यूसर, जब आपको, सपोज आप सुबह जिस स्टॉल से, जहां से भी स्टोर से आप ब्रेड लेके आते हो, उसके लिए इनपुट्स क्या है, उसका स्टोर, उसमें जो रखे हुए शेल्फ, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल, यदि कोई मशीन वगैरह यूज कर रहा है तो वो सारे उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनपुट्स होता है। तो इनपुट्स चार होते हैं,
कितने? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं इसको। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लैंड मतलब यहाँ हम सिर्फ फ्लैट लैंड की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम सारे नेचुरल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, एवरीथिंग इज लैंड। ठीक है, तो लैंड में हमने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्लूड कर दिया। सिंस ये नेचुरल रिसोर्स है, तो नेचुरली इसकी सप्लाई जो है ये फिक्स्ड है, परफेक्टली इन इलास्टिक। याद आ रहा है? तो लैंड की सप्लाई आपको बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो सकती, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो लैंड की सप्लाई इज फिक्स्ड। ठीक है, एंड इमोबाइल, ना इसको आप बदल सकते फॉरेस्ट को यहाँ से यहाँ। हम हनुमान जी नहीं है ना, जो पहाड़ को इधर से उधर लेके चले जाए, तो वो भगवान जी ही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो हम लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, आपका लैंड मेरा हो सकता है, लेकिन लैंड इटसेल्फ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। उसकी ओनरशिप, उसका जो पर्पस है, वो एग्रीकल्चर लैंड को आप रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन लैंड इटसेल्फ, फॉरेस्ट इटसेल्फ, रिवर इटसेल्फ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, थोड़े और फीचर्स देख लेते हैं लैंड के, और क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, सर्टेन फीचर्स, फर्स्ट इज गिफ्ट ऑफ नेचर है, इसकी लिमिटेड सप्लाई है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, चाहे प्राइस कितना ही बढ़ा लो लैंड उतनी ही रहेगी। इमोबाइल फैक्टर है, यू कैन नॉट ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन आप इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। डिमिनिशिंग रिटर्न देता है, एक ही लैंड पे प्रोडक्टिविटी करे जाओ, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो, टेक्नोलॉजी नहीं बदल रहे हो, तो धीरे धीरे आपको रिटर्न कम ही देगा। इसीलिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन लगा था, ताकि हम नई टेक्नोलॉजी, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी उस पर लगा सके। लैंड की फर्टिलिटी वैरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह की लैंड से झारखंड की लैंड इज लेस फर्टाइल देन द लैंड ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि फर्टिलिटी नेचर पे डिपेंड करती है, रिवर पे डिपेंड करती है, सिल्ट जो पहाड़ों से लेके जो आता है, सिल्ट सॉयल, इन सारी चीजों पे फर्टिलिटी डिपेंड करती है। तो लैंड के फीचर्स, गिफ्ट ऑफ नेचर, लिमिटेड सप्लाई, इमोबाइल फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड इट वैरीज इन फर्टिलिटी। फिर देखते हैं लेबर। लेबर मतलब हम मेनली फिजिकल लेबर की बात कर रहे हैं। लेबर एंड लेबर दोनों इनसेपरेबल है, मतलब क्या, लेबरर एंड उसके अंदर जो लेबर है, यदि मैं लेबरर हूं तो मेरे अंदर काम करने की क्षमता को लेबर बोला जाएगा। लेबरर पर्सन, काम करने की कैपेसिटी को लेबर। ठीक है, तो लेबरर और लेबर दोनों इनसेपरेबल है, दोनों एक ही एंटिटी है। लेबर पेरिश कर जाता है, ठीक है, उसके काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, हम धीरे 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 क्या, बूढ़े बनते जाते हैं, पेरिश कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो हमारी काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो लेबर इज पेरिशेबल इन नेचर। ठीक है, खत्म हो जाएगा, एक्सटिंग्विश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेबर की जो सप्लाई है, ये बड़ी अजीब चीज है। लेबर की जो सप्लाई है ये बैकवर्ड बेंडिंग है। लेबर की जो सप्लाई है ये बैकवर्ड बेंडिंग है, नॉर्मल सप्लाई कर्व की तरह नहीं कि पॉजिटिव स्लोप हो, बैकवर्ड बेंडिंग है। हायर द वेज हायर द लेबर सप्लाई होगा, लेकिन एक वेज के बाद हाई नहीं, लेस सप्लाई होती है। ये इसलिए क्योंकि जब आप वेज बढ़ाते हो, लेबर सप्लाई पहले बढ़ेगी, लेकिन फिर ज्यादा वेज जब बढ़ जाता है, आप बहुत काम कर रहे हो, अब आपको आराम चाहिए, आपको क्या चाहिए, लेजर चाहिए। तो लेजर के चाहत में हम क्या करते हैं, सप्लाई। आप मेरे से 10 घंटा पढ़ लो, मैं पढ़ा दूंगी, 11 घंटे पढ़ लो, पढ़ा दूंगी, लेकिन भाई कोई 15 घंटे बोलेगा, 17 घंटे का बोलेगा, तो मैं तो यही बोलूंगी भाई मुझे तो आराम चाहिए। तो ज्यादा काम, ज्यादा पैसे, लेकिन बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा पैसे तो अर्न कर लोगे, लेकिन आपको आराम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि नहीं पॉसिबल। बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है, सब कोई नरेंद्र मोदी नहीं होते, है ना, जो दिन के 16-17 घंटे काम करते हो, या इंदिरा गांधी नहीं होते जो 18-19 घंटे काम करती थी। तो जब आप एक हाई वेज तक पहुंच जाते हो, तो अब आप कम काम करना चाहते हो, जब आपका लो वेज है तब आप ज्यादा काम करना चाहते हो, इसीलिए बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व।
वीक बार्गेनिंग पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं फीचर होता है। देखो यहाँ भी मैंने लिख रखा है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है मैंने अलग से पीपीटी में उसको लिख रखा है। डिटेल जब एनालिसिस करेंगे हम अपने डॉक्यूमेंट से, अपने टेक्स्ट से देखेंगे, जो आपका एक्सक्लूसिव सीएमए मटेरियल है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव आपका सीएमए मटेरियल है। इट इज पेरिशेबल, लेबर पेरिशेबल इन नेचर, उसका वीक बार्गेनिंग पावर होता है। वीक बार्गेनिंग पावर का मतलब है लेबर की जो सप्लाई है वो ज्यादा है देन लेबर डिमांड, लेबर की सप्लाई लेबर डिमांड से ज्यादा है। इसका मतलब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में क्या होता है कि वो ज्यादा वेज के लिए बार्गेन नहीं कर पाएगा। यदि वो बोलेगा कि मुझे ज्यादा वेज चाहिए, तो एम्प्लॉयर किसी और को एम्प्लॉय कर लेगा। एम्प्लॉयर क्या कर लेगा, एम्प्लॉयर किसी और को एम्प्लॉय कर लेगा और उसका वेज वो बढ़ने नहीं देगा। तो उसका एक वीक बार्गेनिंग पावर होता है। ठीक है, फिर आता है कैपिटल। ठीक है, लेबर के और थोड़े से फीचर्स हम साथ में देख लेते हैं। ठीक है, लेबर इनएफिशिएंसी, धीरे धीरे लेबर का जो है वो इनएफिशिएंसी हो जाएगी यदि उसको प्रॉपर कैपिटल नहीं मिला तो। ठीक है, उसको यदि प्रॉपर कैपिटल नहीं मिला तो उसको इसका इनएफिशिएंसी आ जाएगा। फिर आता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के क्या फीचर्स हैं, कैपिटल का फीचर्स है, देखो कैपिटल क्या है, कैपिटल कहाँ से आता है, सेविंग से आता है। आप जब बैंक में सेव करोगे, बैंक फिर इसको इन्वेस्टर को देगा। किसको देगा, बैंक इन्वेस्टर को देगा, और फिर ये इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा जो आगे जाके कैपिटल में कन्वर्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट चेंज ऑफ कैपिटल, चेंज ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बदलता है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पहले कितना कैपिटल था, अभी कितना कैपिटल है। कैपिटल का मतलब मनी भी होता है, मशीन्स भी होता है। तो ये सारे मैन मेड थिंग, कैपिटल इज नथिंग बट मैन मेड थिंग। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल इज मैन मेड थिंग। ठीक है, तो दैट इज कैपिटल। तो अब अपने बुक से भी देख लेते हैं। कैपिटल ऑर्डिनरी सेंस में इट मीन्स मनी, लेकिन इसके अलावा भी ये मशीनरी, टूल्स एक्सेट्रा ये सब भी हो सकता है। ठीक है, ये सब भी हो सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल परफॉर्म सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये क्या करता है, टूल्स मशीन्स ये सप्लाई करता है। लेबर की प्रोडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर की प्रोडक्टिविटी प्योरली, let me tell you कि लेबर की प्रोडक्टिविटी प्योरली अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है। हमारा देश, ये जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया है, ये जो हमारा देश है, ये देश आप बोल सकते हो कि इतना अंडर डेवलप्ड क्यों है या डेवलपिंग क्यों है। मुझे एक रीजन पूछा जाए तो मैं तो यही बोलूंगी, शायद कैपिटल की कमी है। ठीक है, तो कैपिटल की कमी की वजह से लेबर अपना काम नहीं कर पाता। तो जब लेबर अपना काम नहीं कर पाता है तो उसका मेन रीजन ये है कि उसको कैपिटल की कमी है। व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल इज मशीन्स, टेक्नोलॉजी, रिसर्च। तो जब लेबर को, सपोज टीचर है, हो सकता है बड़ा अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन जब उनको सिस्टम ही ना मिले, उसको काम करने के लिए बोर्ड ही ना मिले, उसको कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या टैब ही ना मिले, तो वो लॉकडाउन हो चाहे दूसरा टाइम हो, वो अपना सर्विस कैसे डिलीवर करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे, जब उनको उनको वो काम तभी कर पाते हैं जब वो फैसिलिटी दी जाती है, उनके पास एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो ही ये पॉसिबल हो सकता है कि वो अपनी मेडिकल इक्विपमेंट के अलावा डॉक्टर डॉक्टर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी डिपेंड ही करता है कैपिटल के ऊपर। कैपिटल रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है। ठीक है, इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, पेमेंट फैक्टर होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो दैट इज कैपिटल। फिर आते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, who is entrepreneur, he is the person who organizes the production, is called an entrepreneur. He is considered as a separate factor, he is considered as a separate factor because he performs specific functions different from those other factors. Nowadays entrepreneur is not considered as a separate factor but as a special types of human labor. ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर वन, जो ओनर है वही मैनेजमेंट देखता है, दोनों ही है। वो इनोवेटर भी है, वो ऑर्गेनाइजर भी है, मैनेजर भी है, रिस्क टेकर भी है,
ठीक है, पूरी चीजों को प्लान भी करता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो एक साथ जोड़ता है। तो मेनली आजकल एंटरप्रेन्योर का मतलब ऑर्गेनाइजर है, प्लानर है, इनोवेटर है। तो ये सारे काम और एंटरप्रेन्योर ही करता है रादर। तो ही इज इनोवेटिव, ही इज कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कोऑर्डिनेटर भी है, इनोवेटर भी है। तो ये थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन में 4 फैक्टर्स यूज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। सबके फीचर्स अलग अलग हैं। लैंड नेचुरल फैक्टर है, सप्लाई फिक्स है, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इमोबाइल है। लेबर पेरिशेबल है, लेबर की सप्लाई ज्यादा है, लेबर की डिमांड कम है अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए वेजेस कम हो जाते हैं। कैपिटल पैसा भी है, कैपिटल मशीन्स भी हैं, और कैपिटल के बगैर एक देश अंडर डेवलप्ड ही रह जाएगा। एंड ऑर्गेनाइजर या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर जिसके अपने रिस्क फैक्टर्स हैं वो बेयर करता है, इनोवेटर भी है, वो कोलैबोरेटर भी है, वो असेंबलर भी है, वो प्लानर भी है, वो इन्वेंटर है, वो सब कुछ है। तो आजकल हम इन दोनों का अलग एंटिटी ओनर ही है और एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योर भी है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर हमने देख लिया, डिसीजन मेकिंग टेक्नोलॉजी को वही चूज करेगा। अब आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन पे। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन पे। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या? प्रोडक्शन फंक्शन इज क्यू इक्वल टू एफ के एल, क्यू इक्वल टू एफ के कॉमा एल। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट, क्यू इज आउटपुट, प्रोडक्शन फंक्शन क्या? एक सिंपल कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन और कुछ नहीं है। आउटपुट कैसे बनता है? इनपुट से। तो इनपुट एंड आउटपुट को आप यदि मैथमेटिकली लिंक करो, फंक्शनल वे में रिलेट करो, तो प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज क्यू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, कैपिटल के एल लेबर, इन दोनों के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही आउटपुट बनता है ना। तो लेबर एंड कैपिटल, लैंड 4 है, 4 को हमने ना 2 ही इनपुट में कन्वर्ट कर लिया, लैंड को एंड कैपिटल, इन सबको कैपिटल में ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर ऐसा ले सकते हो कि आउटपुट का जो फंक्शन है उसमें एक है ह्यूमन फैक्टर और दूसरा है नॉन ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, नॉन ह्यूमन फैक्टर तो कैपिटल एंड लेबर पे डिपेंड करता है। और ये है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन 2 होते हैं, एक है शॉर्ट रन और एक है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन देखो कैसे लिखेंगे, एक लेबर के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है, बार का मतलब हो गया कि लेबर कांस्टेंट है, कैपिटल वेरिएबल। या फिर आप कैपिटल के ऊपर बार लगा सकते हो, लेबर के ऊपर बार हटाना है, मतलब आइदर आप कैपिटल के ऊपर लगा रहे हो, लेबर छोड़ दो, या फिर आप लेबर के ऊपर बार लगा रहे हो, कैपिटल को एज इट इज रख रहे हो। इसका एक ही मतलब होता है, वन फैक्टर इज केप्ट एज कांस्टेंट, जिसके ऊपर बार लगेगा वो कांस्टेंट फैक्टर होगा। ठीक है, जिसके ऊपर फैक्टर बार लगेगा वो कांस्टेंट फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन उसको बोला जाएगा जब कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लेबर हो। जनरली कैपिटल को कांस्टेंट रखा जाता है क्योंकि कैपिटल रिलेटिवली लेबर से महंगा होता है, तो इसीलिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी भी कमी होती है। तो एक कैपिटल सरप्लस नेशन लेबर को कांस्टेंट रखेगा, और एक लेबर सरप्लस, उसके पास ज्यादा लेबर है तो वो लेबर को वेरिएबल करेगा, कैपिटल को कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, एक बार और, कैपिटल सरप्लस वाला नेशन जिसके पास ज्यादा कैपिटल है वो कैपिटल को ज्यादा यूज करता है, लेबर को कांस्टेंट रखता है। लेकिन हमारा जैसा देश जिसमें लेबर सरप्लस है, तो लेबर को आप कांस्टेंट वेरिएबल करोगे, कैपिटल को कांस्टेंट करोगे। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन वो होती है जब एटलीस्ट वन फैक्टर इज केप्ट एज कांस्टेंट। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल है। ठीक है, ये माइंड यू, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टाइम फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट लगा दो शॉर्ट रन, 1 साल लगा दो लॉन्ग रन, ये टाइम फैक्टर नहीं है। जब आप सारे फैक्टर्स बदल सको, सारे इनपुट बदल सको, यदि वो एक दिन में हो रहा तो एक दिन भी लॉन्ग रन हो जाएगा। 1 साल लग गया और आपने अभी भी कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा हुआ है, आपने अपने लेबर को कांस्टेंट रखा हुआ है, अपने मशीनरी को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वो टाइम पीरियड भी 1 साल भी
शॉर्ट रन हो जाएगा। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स में टाइम के वजह से नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स में टाइम के वजह से नहीं है कि 1 मिनट शॉर्ट रन होगा, 1 साल लॉन्ग रन होगा। शॉर्ट रन होगा कि लॉन्ग रन होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके फैक्टर्स कितने कांस्टेंट है, कितने वेरिएबल है। यदि सारे फैक्टर्स वेरिएबल है तो आप लॉन्ग रन में हो, उनमें से एक फैक्टर कांस्टेंट है तो आप शॉर्ट रन में हो। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट में फिक्स फैक्टर होंगे, वेरिएबल फैक्टर होंगे, लॉन्ग पीरियड में सारे ही वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। अब आते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि शॉर्ट रन की वजह से। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब हो रहा है? पहली बात तो ये शॉर्ट रन में हो रहा है। शॉर्ट रन में हमने अभी पढ़ा क्या कि कुछ फिक्स्ड रहेगा और कुछ वेरिएबल रहेगा, कुछ फिक्स रहेगा, कुछ वेरिएबल रहेगा। जनरली कैपिटल को फिक्स रखा जाएगा, लेबर को वेरिएबल किया जाएगा। दैट इज अप टू द इकोनॉमी टू डिसाइड, अप टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज टू डिसाइड कि क्या होगा। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब होता है, पहली बात तो ये शॉर्ट रन है। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन शॉर्ट पीरियड। According to this law, output can be changed by changing some factors while other factors are taken as constant. So it is called law variable proportion. तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों? क्योंकि आप कैपिटल और लेबर जो है, इनका जो रेशियो है, इसमें से कैपिटल को कांस्टेंट रखते हो, लेबर को बढ़ा रहे हो, तो इनका जो रेशियो है वो बदल गया। सपोज एक कैपिटल था, 10 लेबर उसको यूज कर रहे थे, बाद में आपने लेबर को बढ़ा दिया से 20, प्रोपोर्शन बदल गया। बाद में आपने और चेंज कर दिया 30, प्रोपोर्शन बदल गया। तो लेबर का प्रोपोर्शन, लेबर का जो लेबर एंड कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है वो बदल रहा है। आप लेबर को बढ़ा रहे हो, कैपिटल को कांस्टेंट रख रहे हो, तो लेबर का जो प्रोपोर्शन, लेबर का एंड कैपिटल का जो रेशियो है आपस में, वो चेंज हो रहा है। और उस चेंज की वजह से, ठीक है, ये जो कैपिटल और लेबर का जो रेशियो है ये चेंज हो रहा है, और इस चेंज की वजह से क्या हो रहा है? देयर विल बी चेंज ऑफ आउटपुट, आउटपुट भी बदलेगा। ठीक है, और ऐसा देखा गया है, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं बाय द वे। ठीक है, जो पुराने इकोनॉमिक्स है, जिनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोले जाते हैं, वो इसको डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं, और अभी के जो इकोनॉमिस्ट हैं इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो लेबर बढ़ाएं, कैपिटल ना बढ़ाएं, तो ऐसा देखा गया है, और सचमुच देखा गया, एम्पिरिकली प्रूवन, टेक्निकली देखा गया, ऑब्जर्व करा गया है कि आप यदि स्कूल को कांस्टेंट रखो, टीचर्स को बढ़ा दो या फिर स्टूडेंट्स को बढ़ा दो, स्कूल के रूम्स उतने ही हैं, बोर्ड्स उतने ही हैं, तो लिटरेसी रेट 100% तो नहीं हो जाएगी, उल्टा कम हो जाएगी। एक स्कूल में, एक क्लास में 50 बच्चे, फिर आपने 60 बच्चे, 70, 80, 100, टीचर वहीं का वहीं है, तो पर यूनिट एक क्लास 100 बच्चे, तो एक टीचर का 100th पार्ट उस बच्चे को मिल रहा है, तो नेचुरली उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी जो लर्निंग है वो अफेक्टेड हो जाएगी। उसकी जगह 1 आउट ऑफ 10 होता, 10 बच्चे होते, एक टीचर होता, तो नेचुरली हर स्टूडेंट को 10% ऑफ द टीचर मिलता। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर को काट के डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उनका शेयर, काम जो पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे यदि ज्यादा बच्चों पे ध्यान देना हो तो मेरा ध्यान, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी टीचिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि मुझे कम बच्चे दिए जाएं, 10-15 बच्चे, 20 बच्चे दिए जाएं, तो मेरा हर बच्चे पे ध्यान रहेगा, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? शॉर्ट रन एक फेनोमेना है। ठीक है, शॉर्ट रन फेनोमेना में क्या कर रहे हैं? शॉर्ट रन फेनोमेना है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप जब कैपिटल को वेरिएबल करते हो, ठीक है, कैपिटल या लेबर में से, कैपिटल या लेबर में से सिर्फ लेबर को बढ़ाओगे तो ये जो रेशियो है ये वेरिएबल हो जाएगा, तो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। बात को समझे कि आप एक लेबर, जब सपोज यदि मैं बोलूं, सपोज 10 कंप्यूटर्स है और 10 ही एम्प्लॉइज है, लेकिन 10 कंप्यूटर्स के साथ अब 100 एम्प्लॉइज आपने लगा दिया, 10 कंप्यूटर्स के साथ अब 1000 एम्प्लॉइज लगा दी, तो आपका फर्म का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा थोड़ी, वो तो घट ही जाएगा, क्योंकि उनको कंप्यूटर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स सेम,
डॉक्टर्स आप बढ़ाओगे नहीं, हॉस्पिटल उतना ही रखोगे, तो डॉक्टर्स की प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी। डॉक्टर्स की प्रोडक्टिविटी तब बढ़ती है जब उसको कैपिटल मिलता है, उसको इक्विपमेंट मिलता है, उसको पेशेंट को देखने के लिए रूम मिलता है। ठीक है, तो ये सब उसको ना मिले और सिर्फ आप पेशेंट ही बढ़ाए जाओ, डॉक्टर ना बढ़ाओ, रूम ना बढ़ाओ, तो क्या होगा? धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज पोरेस्ट होती हुई चली जाएगी। दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में है। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर भी होता है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर ही ओनली बढ़ाओ और फिक्स फैक्टर को फिक्स्ड रखते हो तो फिक्स फैक्टर एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वेरिएबल फैक्टर में, वेरिएबल फैक्टर उसको यूज कर रहा है। तो वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी, लेबर की काम करने की क्षमता सिर्फ उस पे नहीं डिपेंड करती, उसको जो मिल रहा है, उसको जो मशीन मिल रहा है उस पर डिपेंड करती है। वो मशीन मिले ही नहीं तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी। तो धीरे धीरे यही होने वाला है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, रिटर्न डिमिनिशिंग। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन है, मतलब फिक्स फैक्टर है। फिक्स फैक्टर धीरे धीरे खत्म हो जाता है क्योंकि आप उसको तो फिक्स रख रहे हो और लेबर को वेरिएबल कर रहे हो। तो वेरिएबल जब लेबर करते हो तो एक्स्ट्रा लेबर को एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, उसको यदि ना मिले तो वो प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज टोटल आउटपुट जो एक फर्म प्रोड्यूस करता है। एवरेज प्रोडक्ट इज Q अपॉन एल, आउटपुट अपॉन एल पर यूनिट लेबर। जैसे 10 लेबर हैं, 1000 यूनिट तैयार किया, तो एक यूनिट ने कितना किया? 1000 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट अपॉन एल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक्स्ट्रा, जैसे 10 लेबर आए, 1000 यूनिट तैयार किया, 11 लेबर आए, 1200 यूनिट तैयार किया, तो एक एक्स्ट्रा लेबर ने 200 यूनिट तैयार किया। इसको बोला जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, दैट इज dq अपॉन dl। ठीक है, dq अपॉन dl। तो अब हम यदि सपोज एक मैं टेबल बनाऊं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने के लिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, कैपिटल, लेबर और टोटल प्रोडक्ट, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट से। कैपिटल, चलो हम एग्जांपल कंप्यूटर्स वाला ही लेते हैं। 10 कंप्यूटर्स थे, 10 लेबर थे, उससे टोटल आउटपुट से 200 यूनिट तैयार होता था। 200 कोई प्रिंट होता था या कोई प्रोग्राम होता था, कोई प्रोजेक्ट होता था, 200 यूनिट। कैपिटल आपने 10 ही रखा और आप देख रहे हो कि लेबर, आपका जो कंप्यूटर है वो कभी कभी खाली पड़ा रहता है, कोई छुट्टी कर लेता है, लंच करने सब एक साथ चले जाते हैं, कोई फोन पे लग जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका कैपिटल जो है वो कभी कभी खाली रह जाता है। तो क्या करें? ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो कंप्यूटर्स है वो खाली रह रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, तो एम्प्लॉयर ने देखा कि मैं एक एक्स्ट्रा लेबर ले लूं, तो नेचुरली अब कंप्यूटर्स बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर क्या हो जाएगा? अब बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो कैपिटल है वो वेस्ट नहीं हुआ। इस वेस्ट ना होते देख जो प्रोड्यूसर है वो और मोटिवेटेड हो गया। उसने क्या किया? एक और लेबर ले लिया, क्योंकि एक बंदा अकेले कहाँ कहाँ किस कंप्यूटर पे बैठा, सारा लंच करने चले गए, तो ये अकेला बंदा कहाँ कहाँ भागेगा, तो एक और लिया, तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली है इंप्रूव होगी। ऐसे करते करते एक और लेबर ले लिया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी अभी भी इंप्रूव है। ऐसे करते करते एक और लेबर ले लिया, लेकिन अब ये जो 14th लेबर आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा एक यूनिट लेबर आ रहा है, इसको अब कोई आउटपुट मिल ही नहीं रहा, इसको कोई कैपिटल मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जो 11वां लेबर आया था, 12वां लेबर आया था, 13वां लेबर आया था, 3 लेबर एक्स्ट्रा आ गए थे।
ये 3 लेबर मिल बांट के जो जब भी खाली रहता था कंप्यूटर उस पे बैठ जाते थे, काम कर लेते थे। कंप्यूटर 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं मिल रहा था। तो ये 14th वाला जो लेबर क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर के बगैर वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा? बैठेगा चुपचाप, गेम खेलेगा, मोबाइल से खेलेगा, या फिर किसी से बात करेगा, गॉसिप करेगा, तो माहौल खराब करेगा। ठीक है, तो हो सकता है जो ऑलरेडी काम कर रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी भी डिस्टर्ब्ड हो जाए। ठीक है, तो वो आता है और काम नहीं होता है, काम आज भी उतना ही होता है। और गलती से आपने एक और लेबर ले लिया, तो एक तो पहले से ही बैठा हुआ है, एक और आपने ले लिया, दोनों तो मिलके जो खेल खेलने वाले हैं, दोनों ही मोबाइल पे लगे हुए हैं, गप्पे कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी माहौल बहुत खराब कर रहे हैं। तो हो सकता है आउटपुट कम हो जाए। ठीक है, तो देखो एक के आने से 100 एक्स्ट्रा हुआ, एक और 12वां आया तो 50 एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, 13वां आया तो 10 एक्स्ट्रा हुआ, 14th आया तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, एक्स्ट्रा उसने कोई प्रोडक्टिविटी दिखाई ही नहीं, और एक एक्स्ट्रा आया तो उल्टा -10। सो इट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज चेंज इन टू कंसेक्यूटिव टोटल प्रोडक्ट। दो कंसेक्यूटिव टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे, और वो देखो घट रही है। एक एक्स्ट्रा लेबर आता है, उसको एक्स्ट्रा कंप्यूटर नहीं मिले, तो धीरे 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 प्रोडक्टिविटी फॉल करते हुए जाती है। दिस इज टीपी, एपी एंड एमपी। ठीक है, तो कैपिटल को आपने ये शॉर्ट रन है, और यही आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, क्योंकि देखो डिमिनिशिंग रिटर्न है। और यहाँ से आपको यदि एवरेज प्रोडक्ट भी फाइंड करना हो तो आराम से हम कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, 200 बाई 10, फिर क्या है करेंगे 300 बाई 11, 350 बाई 12। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, और हम देख रहे हैं कैपिटल को कांस्टेंट रख रहे हैं, ये वजह से ही ये चीजें हो रही है। ठीक है, लेबर की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा याद रखना। जो वेरिएबल फैक्टर है उसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिंपली फिक्स फैक्टर की नॉट अवेलेबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो ये बात जब पता चलेगी उस एम्प्लॉयर को कि उसका प्रोडक्टिविटी फॉल कर गया है, तो नेचुरली वो 15th को काम से निकालेगा, 14th को काम से निकालेगा, हो सकता है 13 लेबर तक ही वो काम ले और प्रोडक्शन चलाए। ठीक है, सो दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसी से हम अब ग्राफ बना सकते हैं, यहीं से अब हम ग्राफ बना सकते हैं। दैट इज देखो एपी टीपी, देखो सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट, जैसे जैसे आप लेबर को ले रहे हो टोटल प्रोडक्ट पहले तो बढ़ रहा है, 200 से 300, 300 से 350, 350, लेकिन ये जो आप चेंज देखो यहाँ पे और यहाँ पे, आप यदि चेंज को यदि नोटिस कर रहे हो तो नोटिस में हमें क्या पता चलेगा कि स्लोप, ई का जो स्लोप है और एफ का जो स्लोप है, दोनों के स्लोप में फर्क है। स्लोप ऑफ ई इज मोर देन स्लोप ऑफ एफ। ठीक है, ये देखो स्टीप राइज कर रहा है और ये थोड़ा सा कम स्टीप राइज कर रहा है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे और स्लो बढ़ तो रहा है, गाड़ी बहुत तेजी से लेबर लेते जा रहे हो, प्रोडक्टिविटी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, 300 से 350 हो रहा है। लेकिन पहले 200 से 300 होता था, 100 का चेंज होता था, लेकिन बाद में 300 से 350 ही हुआ, मतलब 50 का ही चेंज हुआ। तो चेंज जो है, चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज ऑफ लेबर, एक लेबर एक्स्ट्रा लेने से टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज है वो डिमिनिशिंग है कि नहीं है? देखो लेबर को जब आप लेते हो, पहले लेबर को जब आप लेते हो तो टोटल प्रोडक्ट तेजी से चेंज होता है, लेकिन बाद में जब लेबर को लेते हो तो वो उतनी तेजी से नहीं चेंज हो जाता, स्लो चेंज हो जाता है, बाद में चेंज ही नहीं हो रहा 360 वाला। ठीक है, और फाइनली क्या हो रहा है, 350 हो जाता है, 360 था फिर 350 होता है। तो आप लेबर को ले रहे हो, टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ रहा है, बाद में आप लेबर को ले रहे हो, टोटल प्रोडक्ट तब भी बढ़ता है लेकिन थोड़ा कम स्पीड से बढ़ता है। बाद में भी लेबर को लेते हो लेकिन टोटल प्रोडक्ट में कोई चेंज है ही नहीं, चेंज ऑफ प्रोडक्ट 0। बाद में भी लेबर को ले रहे हो लेकिन अब चेंज ऑफ प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो रिलेशन है लेबर का और टोटल प्रोडक्ट में, इसी को ही बोला जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट।
ठीक है, तो एक बार वापस ठीक है क्या कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड सो ऑन। टोटल प्रोडक्ट पहले तेजी से बढ़ रहा है, स्पीड देखो, फिर थोड़ा सा स्लो हो गया, ठीक है, बाद में एकदम कांस्टेंट बढ़ ही नहीं रहा है, फिर फॉल कर गया। दिस इज टीपी। तो इस स्पीड को, पहले स्पीड ज्यादा हुई, इंक्रीजिंग स्पीड, फिर डिमिनिशिंग स्पीड, फिर जीरो स्पीड, फिर नेगेटिव स्पीड, ए बी सी डी स्पीड है ये, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा कम स्पीड से बढ़ रहा है, फिर जीरो स्पीड से बढ़ रहा है, फिर नेगेटिव स्पीड से बढ़ रहा है। तो इस स्पीड को यदि मैं अलग से ड्रॉ करूं, इस स्पीड को यदि मैं अलग से ड्रॉ करूं, तो पहले फास्ट स्पीड, फिर क्या है स्लो स्पीड, फिर जीरो स्पीड, फिर नेगेटिव स्पीड, ठीक है। तो इस स्पीड को ही बोला जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। What is marginal product? Marginal product is change of total product due to change of labor. Change of total product due to change of labor. तो पहले देखो marginal product increasing, फिर diminishing, फिर zero, फिर negative. This is TP, this is MP. इसको देखते हुए एवरेज प्रोडक्ट भी होगा, तो एवरेज प्रोडक्ट भी एमपी को देखते हुए पहले बढ़ेगा, वो भी एक मैक्सिमम लेवल पे जाएगा, फिर वो भी फॉल करेगा। सो दिस इज एपी, ठीक है। तो वापस अब कर लेते हैं एक बार और अच्छे से। टीपीएमपी का रिलेशन समझना बहुत जरूरी है यदि आप आसपास की चीजों को समझना चाहते हो, यदि आसपास की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्यों स्लो है। देखो देश की तरक्की, ठीक है, देश की जो तरक्की है ना वो आसान भी है और मुश्किल भी है। देश की तरक्की आसान भी है और मुश्किल भी है यदि हमें उसका कारण पता चल जाए। ग्रोथ नहीं है, प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये क्यों होता है। कैपिटल की कमी, हॉस्पिटल्स कोरोना के टाइम पीरियड में हमने देखा था कि हॉस्पिटल्स इक्विप्ड नहीं थे उतने, तो यदि हम हॉस्पिटल्स में यदि कैपिटल बढ़ा देते तो एक्स्ट्रा जो ऑफिसर है, डॉक्टर है, वो एक्स्ट्रा पेशेंट को देख पाता, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए टोटल प्रोडक्शन यदि आपको चाहिए, टोटल प्रोडक्शन यदि आपको चाहिए तो टीपी फास्ट रेट से ग्रो करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ लेबर एक चीज को ग्रो कराओगे, दूसरे को नहीं कराओगे, तो स्पीड धीमी हो जाएगी। आप इस रीजन को ना समझे, सिर्फ लेबर ही बढ़ाते गए, स्कूल में खाली आप रूम्स कंस्ट्रक्ट करते गए, टीचर्स नहीं बढ़ाया, तो एक दिन लिटरेसी रेट कांस्टेंट हो जाएगी। पहले तो लिटरेसी रेट बढ़ेगी, फिर लिटरेसी रेट स्लो हो जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर फॉल करने लगेगी। दिस इज टीपी। तो ये जो स्पीड है, ये चार डिफरेंट स्पीड है। इस स्पीड को मैं अलग से यदि ड्रॉ करूं तो पहले इंक्रीजिंग स्पीड, फिर डिमिनिशिंग स्पीड, फिर देखो कांस्टेंट स्पीड, फिर ये पहले इंक्रीजिंग, फिर डिमिनिशिंग, फिर जीरो स्पीड, फिर नेगेटिव स्पीड, इसको बोलेंगे एमपी। एंड फाइनली आता है एपी, ठीक है, दिस इज एपी, ठीक है, एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो टोटल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड फाइनली एवरेज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं, इसी में ही हमने देखा, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, ठीक है। तो वापस एक बार रिलेशनशिप के तरीके से वापस अच्छे से देख लेते हैं क्या है ये। टीपी इंक्रीज कर रहा है, स्टेज 1 एमपी इंक्रीज कर रहा है, स्टेज 2 टीपी देखो इंक्रीज कर रहा है एट अ डिमिनिशिंग स्पीड, तब क्या हो रहा है एमपी फॉलिंग, एपी फॉलिंग। स्टेज 3 एपी फॉलिंग, एमपी नेगेटिव। तीन स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। क्या हो रहा है कि मैम आजकल तो फॉग हो रहा है ना। तो टीपी, टीपी जहां मैक्सिमम हुआ, एमपी वहां पे 0 बनाओ, ठीक है। और ये है एमपी का मैक्सिमम, ठीक है, और ये गया एपी। तो एपी का जहां मैक्सिमम हो रहा है, एपी का जहां मैक्सिमम हो रहा है वहां से एमपी 0 तक, कहां से कहां तक, एपी मैक्सिमम से
एपी मैक्सिमम से एमपी जीरो तक, ये जो स्टेज है, एपी मैक्सिमम से एमपी जीरो तक, ये जो स्टेज है, ये सेकंड स्टेज, इससे पहले फर्स्ट स्टेज, इसके बाद में थर्ड स्टेज। सबसे पहले सेकंड स्टेज को हमेशा बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहले सेकंड स्टेज को सबसे पहले बनाना होता है, सेकंड स्टेज को सबसे पहले बनाना होता है। कैसे बनाएंगे, वापस अच्छे से करेंगे ये, क्योंकि जब आप ग्राफ बना लोगे ना तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगा। वापस बनाते हैं, टीपी इंक्रीजिंग स्पीड, फिर स्लो, फिर मैक्सिमम, फिर नेगेटिव, ठीक है। ये गया टीपी, जहां टीपी मैक्सिमम है वहां लाइन खींच के रख लो, ये हो गया एमपी, एमपी का मैक्सिमम, ठीक है। और ये है एपी, ये है एपी का मैक्सिमम। तो एपी मैक्सिमम से, एपी के मैक्सिमम पॉइंट से एमपी जीरो तक, एपी के मैक्सिमम पॉइंट से एमपी जीरो तक, एपी के मैक्सिमम पॉइंट से एमपी जीरो तक जो स्टेज होगा इसको बोलेंगे सेकंड स्टेज। इससे पहले फर्स्ट स्टेज, इसके बाद में थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में देखो टीपी इंक्रीजिंग, फिर टीपी थोड़ी सी डिमिनिशिंग भी है, एमपी मैक्सिमम भी है, एमपी फॉलिंग भी है। सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीजेस एट द डिमिनिशिंग रेट, एपी फॉलिंग, एमपी फॉलिंग। थर्ड स्टेज पे एपी फॉलिंग, एमपी नेगेटिव, टीपी फॉलिंग, ठीक है। तो स्टेज वाइज भी हमें चीजें मिल गई। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है, फिर डिमिनिश भी हो रहा है। सेकेंड स्टेज में श्योरली टीपी डिमिनिशिंग है। थर्ड स्टेज में टीपी फॉलिंग है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग रेट एंड फिर डिमिनिशिंग रेट। थर्ड स्टेज में टीपी फॉलिंग है। फर्स्ट स्टेज में एमपी क्या कर रहा है, एमपी इंक्रीज भी कर रहा है, मैक्सिमम भी जा रहा है, थोड़ा फॉल भी कर रहा है। सेकेंड स्टेज में एमपी श्योरली फॉल ही कर रहा है। थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव है। एपी फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग, सेकेंड स्टेज में फॉलिंग, थर्ड स्टेज में भी फॉलिंग, नेगेटिव कहीं भी नहीं है, नेगेटिव कहीं भी नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज टीपी, एपी एंड एमपी, टीपी, एपी एंड एमपी। तो इसी रिलेशनशिप को यदि हम यहां देख लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी। एमपी जब इंक्रीज कर रहा है, और मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगी कि जब भी रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आए, ग्राफ तो साथ में ही बनाओ, ठीक है, ग्राफ को साथ में ही बनाओ, ठीक है। एमपी जब बढ़े, ठीक है, एमपी जब बढ़े तो टीपी भी साथ में ही इंक्रीज होगा। एमपी जब इंक्रीज करता है, टीपी, एमपी, एमपी जब इंक्रीज करता है टीपी भी इंक्रीज करता है। एमपी जब डिक्रीज करे तब भी देखो टीपी इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। और जब तक एमपी पॉजिटिव रहेगा तब तक टीपी इंक्रीज करेगा विद डिमिनिशिंग स्पीड। एमपी फॉलिंग हो गया, फॉल करते करते जिस टाइम पे जीरो हो गया, टीपी इज मैक्सिमम। व्हेन एमपी इज नेगेटिव, टीपी इज फॉलिंग, ठीक है। रिलेशनशिप वही है जो हमने ग्राफ में ड्रॉ किया था, ठीक है। ग्राफ में क्या ड्रॉ किया था, हमने वही रिलेशन देखा था, ठीक है। क्या रिलेशन देखा था, देखो इसी में ही पता चल रहा है। Relationship is very important between TP and MP. TP and MP. TP को पहले बना लो, फिर MP को बनाओ, ठीक है। MP जीरो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। TP जब मैक्सिमम है, MP जीरो। MP जब इंक्रीजिंग है, TP श्योरली इंक्रीजिंग। MP जब फॉलिंग है, ठीक है, फॉलिंग यहाँ भी है, फॉलिंग यहाँ भी है, फॉलिंग यहाँ भी है, फॉलिंग यहाँ भी है, लेकिन फॉलिंग पॉजिटिव है, तब तक टीपी इंक्रीजिंग विद अ डिमिनिशिंग स्पीड। फॉलिंग जीरो हो गया, टीपी मैक्सिमम हो गया। फॉलिंग नेगेटिव हो गया तो टीपी फॉलिंग हो गया। क्या हुआ, टीपी इंक्रीज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग स्पीड, तब आपको पता है एमपी इंक्रीजिंग है। एमपी फॉलिंग है लेकिन पॉजिटिव है, एमपी फॉलिंग है लेकिन पॉजिटिव है, तब तक टीपी इंक्रीज करेगा विद अ डिमिनिशिंग स्पीड। एमपी फॉल करते करते जिस दिन जीरो हो गई, टीपी मैक्सिमम, और जिस दिन एमपी खुद ही नेगेटिव हो गया तो टीपी फॉलिंग,
ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एमपी, एमपी एंड एपी, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। एमपी जब बढ़ रहा होता है, एपी इंक्रीज, एमपी इज फॉलिंग, वी आर नॉट श्योर अबाउट एपी, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एपी एंड एमपी का रिलेशनशिप पूछते हैं। एपी इज राइजिंग, देन वी आर नॉट श्योर वेदर एमपी इज राइजिंग और फॉलिंग। एपी इज फॉलिंग, वी आर श्योर दैट एमपी हैज ऑलरेडी फॉलन। ठीक है, तो इसको हम करके बोलें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको यदि हम करके बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एपीएमबी को बना लेते हैं और फिर दोनों को, क्योंकि देखो ग्राफ जब बना लेते हो ना, चीजें आसान हो जाती हैं और आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। एपीएमपी का रिलेशन हो, टीपीएमपी का रिलेशन हो, कुछ भी रिलेशन हो, आप यदि उसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हो, एपी को एमपी को पहले ड्रॉ करना, एमपी को थोड़ा सा स्टीप ड्रॉ करना, ठीक है, फिर ड्रॉ करना किसको, फिर ड्रॉ करना आप एपी को। ठीक है, पहले कौन है, एमपी, फिर है टीपी, एमपी, ये है एपी, ये है एमपी। तो देखो एमपी जब इंक्रीजिंग है तब एपी क्या, श्योरली इंक्रीजिंग। एमपी जब फॉलिंग है, एमपी देखो यहाँ भी फॉलिंग है, यहाँ भी फॉलिंग है, यहाँ भी फॉलिंग है, इस वाले फॉलिंग पे एपी स्टिल राइजिंग, और इस वाले फॉलिंग पे एपी फॉलिंग। ठीक है, तो एमपी जब राइज कर रहा है तो आप श्योरली बोल सकते हो एपी राइज कर रहा है। लेकिन जब एमपी फॉल कर रहा हो, फॉल यहाँ भी करता है, फॉल यहाँ भी करता है, फॉल यहाँ भी करता है, तो एमपी जब फॉल कर रहा हो, यू आर नॉट श्योर। ठीक है, नॉट श्योर, एपी तब राइज भी कर सकता है, एपी मैक्सिमम भी हो सकता है, एपी फॉलिंग भी कर सकता है। सिमिलरली जब आप एपी राइजिंग बोलते हो, ये वाला पार्ट, जब आप एपी राइजिंग बोल रहे हो तो देखो एपी राइजिंग पे एमपी राइजिंग भी है, एपी राइजिंग पे एमपी फॉलिंग भी है, एपी राइजिंग पे एमपी राइज भी कर सकता है, एमपी फॉल भी कर सकता है। लेकिन जब एपी फॉल कर रहा हो, ठीक है, एपी जब फॉल कर रहा हो, ये वाला सेक्शन, एपी जब फॉल कर रहा हो तो आप श्योर रहो एमपी भी फॉलिंग है, एमपी भी फॉलिंग है। ठीक है, एक बार और, ठीक है, एपी एमपी का रिलेशनशिप देख रहे हैं, कब श्योर अब कब नॉट श्योर हो, जब एपी फॉल करे और एमपी राइज करे एंड सो ऑन, वो वाला सेक्शन देख रहे हैं। ये है एमपी एंड से ये है एपी। ठीक है, तो एमपी जब राइज कर रहा है, एमपी जब राइज कर रहा है तब देखो यहां तक राइज कर रहा है, यहां तक देखो एपी राइजिंग ही है, एपी राइजिंग है। एमपी जब फॉल करे, फॉल यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तब वी आर नॉट श्योर एपी में राइज, यहाँ तो राइज है, यहाँ पे फॉल है। ठीक है, एपी फॉल भी कर रहा है तो एपी फॉल भी कर सकता है। बाद में एपी का पूछे, एपी राइज कर रहा है, एमपी में राइज में फॉल, ये वाला पोर्शन एपी राइज कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे देखो एमपी फॉल भी कर रहा है, एमपी राइज भी कर रहा है, तो एमपी राइज भी कर रहा है, एमपी फॉल भी कर रहा है। लेकिन एपी जब फॉल करे मतलब ये वाला सेक्शन, ठीक है, जब एपी फॉल करे तो श्योरली एमपी फॉल करेगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है एपी और एमपी का। तो दैट वाज शॉर्ट रन फंक्शन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, स्टेजेस हमने बता दिए, 3 स्टेज थे। अब आते हैं लॉन्ग रन, विच इज रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन में क्या है, रिटर्न्स टू, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल क्या है, एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है जहां सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे।
तो आप यदि सारे फैक्टर्स को इंक्रीज कराओगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा। सारे फैक्टर्स कैपिटल एंड लेबर को आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, क्या हुआ, कैपिटल एंड लेबर को इंक्रीज करोगे तो आउटपुट श्योरली इंक्रीज करेगा। क्योंकि आउटपुट पहले क्यों इंक्रीज नहीं कर रहा था, क्योंकि एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं मिल रहा था। तो हम कंप्यूटर और ले आएंगे, है ना, लेबर बढ़ा रहे हो और जब आपको पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा लेबर को कोई काम नहीं मिल रहा, वो बैठा है, वो गेम खेल रहा है, उसको कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, तो यदि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप कंप्यूटर ले आओगे, आप डेस्कटॉप ले आओगे। तो अब आपको पर्सनल कंप्यूटर आपने उनको मंगवा दिया, तो आपने कैपिटल भी बढ़ा दिया, आपने लेबर भी बढ़ा दिया, तो श्योरली आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितना बढ़ेगा, ठीक है, जितना आपने इनपुट बढ़ाया उतना ही बढ़ेगा, जितना आपने इनपुट बढ़ाया उससे ज्यादा बढ़ेगा, या जितना आपने इनपुट बढ़ाया उससे कम बढ़ेगा। उसी पे आता है रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, जितना आपने इनपुट बढ़ाया उससे ज्यादा हुआ तो रिटर्न्स टू स्केल क्या हुआ, पहले ये क्लियर कर ले। रिटर्न्स टू स्केल एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है जहां आप सारे फैक्टर्स को बढ़ाते हो जिसकी वजह से आउटपुट भी बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ेगा वी आर नॉट श्योर। ये ज्यादा भी हो सकता है इनपुट के मुकाबले, इनपुट से कम भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा इतना पता है लेकिन कितना बढ़ेगा हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, आपने बढ़ाया इनपुट 100 से 200, 200 से 300, आउटपुट देखो, पहले 100 से 200 100% इंक्रीज है, 100 से 200 100% इंक्रीज है। तो जब 100% आप इंक्रीज कर रहे हो तो आउटपुट 300 से 400 होना चाहिए था, लेकिन ये 800 हो गया, ठीक है, तो आपका आउटपुट बहुत ज्यादा इनपुट के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया। 200 से 300 50% का अराउंड चेंज है। अब देखो 800 से 1400, तो जितना आप परसेंटेज में इनपुट बढ़ा रहे हो उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में, ये 1200 अराउंड होना चाहिए था, उससे ज्यादा 1400 हो गया, तो आउटपुट ज्यादा बढ़ गया। तो इनपुट को बढ़ा रहे हो 10%, आउटपुट यदि 20% बढ़ जाए, इनपुट को बढ़ा रहे हो 10%, आउटपुट 20% बढ़ जाए, उसको बोला जाएगा रिटर्न्स टू स्केल इंक्रीजिंग वाला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, आप इनपुट को देखो वापस आप बढ़ा रहे हो 100 से 200, 200 से 300, लेकिन अब 1000 से 2000 तो कम से कम होना चाहिए था, लेकिन उससे कम बढ़ा, ये 100% इंक्रीज है, ये लेस दैन 100% इंक्रीज है, ठीक है, 50% लेस दैन 100% इंक्रीज है। यहाँ भी देखो आप 50% इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी 15% अराउंड होना चाहिए था, 22 अराउंड होना चाहिए था, लेकिन उसके भी कम है, दिस इज डिमिनिशिंग। तो इनपुट बढ़ा रहे हो 10%, आउटपुट बढ़ रहा है 8%, उसको बोला जाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर आता है फाइनली कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट में जितना आप इनपुट बढ़ाते हो आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन बढ़ता है, ठीक है, पहले 100% आपने आउटपुट बढ़ाया तो इनपुट बढ़ाया तब आउटपुट भी उतना ही परसेंट बढ़ा, 200 से 300 50% बढ़ाया तो ये भी अराउंड उतना ही बढ़ा, ठीक है। तो 10% इनपुट बढ़ाने से यदि 10% ही आउटपुट बढ़े उसको बोला जाएगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो ये था रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, एंड इसको यदि मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये IRS है, ये CRS है, ये DRS है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। सो दैट वाज एक्सक्लूसिव CMA क्लासेस फ्रॉम सपना बैद। और आज जो टॉपिक हमने किया एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या टॉपिक किया, ठीक है, रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक किया। डेफिनेशन देखे प्रोडक्शन का, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन देखा, प्रोडक्शन फंक्शन देखा, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, रिलेशनशिप, रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। सो ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड उससे रिलेटेड। एक बार कंटेंट से वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सारे टॉपिक कवर किए कि नहीं किए। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर देखें, प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन देखा,
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन TPMP वो वाला रिलेशन देखा, एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न देखा। ठीक है, ये 3 चीजें हमने, ये 6 चीजें दैट इज स्टडी नोट 3 किया। ठीक है, सो कैसा लगा ये प्रोडक्शन स्टडी नोट 3 वाला सेक्शन, और होपफुली अब प्रोडक्शन आपके लिए क्लियर है। तो प्रोडक्शन वो है जो आप सेल के लिए करते हो। प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, जिनमें आपने यदि कुछ फैक्टर को कांस्टेंट करा तो दूसरा फैक्टर जिसको आप वेरिएबल कर रहे हो वो काम नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, टीचर्स, आसपास की जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जिसमें आपको डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको डिमिनिशिंग रिटर्न दिखाई दे रहा है, तो कारण जरूर है। एक फर्म बंद हो जाता है, लाखों करोड़ों फैमिलीज अफेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी, हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा, बंद हो गया, हॉस्पिटल पेशेंट्स धीरे धीरे मर रहे हैं, लिटरेसी रेट आज भी 70 साल ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी 100% नहीं पहुंच पाई। ये कारण जब आप उनको ढूंढोगे तो आपको मिलेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट, यदि मैं कुछ कर रही हूँ, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बढ़ा रही हूँ, लेबर ले रही हूँ, इक्विपमेंट्स ले रही हूँ, पैसा डाल रही हूँ, फिर भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, है ना, बल्ब लाइट हो जाना चाहिए कि कारण क्या है। कारण इज नॉट समथिंग विच यू हैव चेंज, कारण इज समथिंग विच यू हैव नॉट चेंज्ड। ठीक है, तो आपके साथ जो अच्छा होता है वो भी कारण की वजह से होता है, बुरा होता है तब भी कारण के वजह से ही होता है। मिरेकल नहीं होते कि अपने आप हो गया होगा। ठीक है, लाइफ में मिरेकल नहीं होता। बी रैशनल, हैव स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस, आसपास की दुनिया को अच्छे से ऑब्जर्व करो, एंड इकोनॉमिक्स विल बी वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के 3 ही फंडे हैं, सी, ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट। ठीक है, 3 ही फंडा है, देखो, उसको ऑब्जर्व करो और उसके कारण के पीछे लग जाओ, इंटरप्रेट करो। तो आज हमने सीखा कुछ अच्छा, कुछ नया, फ्रॉम मी सपना बैन, Faculty of Economics, exclusively for CMA classes. Thank you.